हम स्टडी करेंगे आज किसको, फ्लूइड काइनेमेटिक्स को। और ये हमारा सेकंड चैप्टर है बुक का। तो ये आप लोगों ने जब इसकी टाइप्स पढ़ी थी फ्लूइड की, तो उसमें आपने इसको स्टडी किया था कि फ्लूइड की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। जो फ्लूइड हम स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, इसकी 3 ब्रांचेस में इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ब्रांच आपने पढ़ी थी फ्लूइड स्टैटिक, सेकंड आपने पढ़ी थी काइनेमेटिक्स, और थर्ड आपने पढ़ी थी डायनामिक। अब इन तीनों में डिफरेंस ये है कि इसमें हम स्टडी करते हैं जब हमारे फ्लूइड जो होते हैं वो रेस्ट पर होते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं जब हमारे फ्लूइड जो हैं वो मोशन में होते हैं। यानी कि ये हमारे पास स्टडी है द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स व्हेन दीज आर इन रेस्ट, यानी उसके पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट की कंडीशन में है, और ये हैं जब मोशन की कंडीशन में है। तो फिर ये थर्ड वाली क्या चीज़ बन गई, ये भी हमारे पास स्टडी है फ्लूइड की जब वो मोशन में होता है। लेकिन इसमें और इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास फ्लूइड होता है उसके ऊपर किसी फोर्स के लगने से ही मोशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। वो जो फोर्स है अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो वो डायनामिक्स, और अगर उस फोर्स को हम स्टडी नहीं करते तो वो काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अब काइनेमेटिक्स के अंदर हमने फ्लूइड्स की मोशन को स्टडी करना है। स्टडी ऑफ मोशन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जब भी कोई चीज़ मोशन में आती है तो उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसको हम देखेंगे। जब फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल इस जगह से मूव करता है और किसी एक प्लेस पे चला जाता है, वो ये प्लेस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्टिकल ने जो मोशन की है, तो इसके दरमियान हम जिन फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे वो क्या होंगे, किसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और थर्ड वन हम ये देखेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन कितना आया। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं जब हम किसी चीज़ की मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इट्स मीन हमने फ्लूइड के क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, डिस्प्लेसमेंट स्टडी करना है, उसकी वेलोसिटी स्टडी करनी है, और उसकी एक्सेलरेशन को स्टडी करना है। अगर हम ये चीज़ें स्टडी कर रहे हैं तो इट्स मीन हम काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड्स की। अब हमारे पास इस चैप्टर में जो है वो डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने फ्लूइड की स्टडी के लिए वर्क किया है। जो 2 अप्रोचेस हमारे फ्लूइड में पॉपुलर हुई हैं उनमें एक हमारे पास है लैग्रांज अप्रोच, इसको हम लैग्रांजियन मेथड भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास है आयलर अप्रोच, इसको हम आयलेरियन मेथड भी कहते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है इसको डिटेल में देखना होगा ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि ये मेथड्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, किसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और हम अपने फ्लूइड में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं इसमें से, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लैग्रांजियन मेथड को। तो हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम ऐसे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रोड है और इस रोड के अंदर बहुत सारी जो कार्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं। ये रोड इधर को भी टर्न हो सकता है, ये रोड इधर को भी टर्न हो सकता है, ये रोड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर हम इनमें से किसी एक कार को स्टडी करना चाहते हैं, किसी एक कार की हम लोग देखना चाहते हैं, तो फिर मोशन को देखना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। हम इस एक कार को जिसको हमने फिक्स किया हुआ है उसके ऊपर कोई एक कैमरा अटैच कर देते हैं, और फिर वो जिस साइड पर मूव कर रहा है उस साइड पर हम उसको कैमरा को मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल वो जो यहाँ से होता हुआ, बल्कि यहाँ पे सामने आ गया, वो इधर को टर्न करता है, कि कार आ गई वो इधर को टर्न करता है, उसके बाद वो ऊपर को जाता है। तो इसको थ्रू आउट, इस कार को थ्रू आउट देखना कि उसने इस पाथ से अपने आप को स्टार्ट किया है, और फिर वो नीचे टर्न हुआ है, फिर वो ऊपर टर्न हुआ है, फिर वो आगे की तरफ मूव किया है। तो हमने एक पार्टिकल को पहले फिक्स कर लिया, फिर उसकी इनिशियल पोजीशन से लेके उसकी, अगर वो यहाँ पे आकर स्टॉप किया है, उसकी फाइनल पोजीशन तक हमने थ्रू आउट द पाथ उसको स्टडी किया कि उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या रहे।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लैग्रांज अप्रोच यूज की है। जब हम किसी एक पार्टिकल को, इतने सारे पार्टिकल्स में से, समझे ये डिफरेंट पार्टिकल्स थे हमारे पास, हमने इन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल को चूज किया और फिर उसकी थ्रू आउट पाथ हमने मोशन देखी, और देखने के बाद हमने जज किया कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इसका क्या डिस्प्लेसमेंट रहा, क्या मोशन रही, क्या एक्सेलरेशन रही, और वो एंड फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसमें हमने इनिशियल पॉइंट भी यूज किया, एक पार्टिकल भी फिक्स किया और थ्रू आउट पाथ इसको स्टडी भी किया। तो जो हमारे पास इसके एज कंपेयर आयलर है, उसमें ऐसे हम एक पार्टिकल को फिक्स करके उसको स्टडी नहीं करते, उसका मेथड हमारे पास डिफरेंट होता है। इसमें अगर हमें बाकी पार्टिकल्स को भी स्टडी करना हो तो हम सेपरेट सेपरेट हर पार्टिकल को स्टडी करेंगे। जबकि आयलर मेथड में क्या है, वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसी रोड के ऊपर इस जगह में एक कैमरा फिक्स कर दें, ठीक है, एक कैमरा यहाँ लगा दें, इसी तरह फिर इस पैच के दरमियान यहाँ तक एक कैमरा लगा दें, जहाँ तक एक कैमरा उस रोड को स्टडी कर सकता है यहाँ लगा दें। तो इधर से इधर तक के दरमियान जितने भी पार्टिकल्स आएंगे उन तमाम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देगा ये कैमरा। इसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ जाएगी जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी। जबकि हमारे पास लैग्रांज में क्या था, एक पार्टिकल को हम थ्रू आउट द पाथ स्टडी कर रहे थे, इसमें हमने इस एक स्पेस के अंदर जितने भी कार्स जो हैं वो मूव करेंगे उनको हमने स्टडी करना है, इसलिए एक यहाँ फिक्स कर देंगे, एक यहाँ फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोचेस एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। इन अप्रोचेस को बाय डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, और फ्लूइड पार्टिकल में इसकी कैसे, ये मैंने कार ली है ना जो कि मैंने दिखाई है, वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही थी। अगर इसी को हमने कन्वर्ट करना हो फ्लूइड पार्टिकल्स में तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि फ्लूइड पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस नहीं होते, लेकिन हम कंसिडर करते हैं अपने फ्लूइड में क्वांटम हाइपोथेसिस से कि ये हमारे पास इक्वली स्पेस है। और उसके बाद हम ये देखें कि ये वाले एक पार्टिकल ने मोशन करके यहाँ पहुंचना है, तो इसकी मोशन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीधी नहीं होगी, ये रैंडम मोशन में मूव करता है, इधर जाएगा देन इधर जाएगा देन इधर जाएगा, ऐसे जाएगा और देन फिर वो यहाँ पहुंच जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थ्रू आउट द पाथ इसको स्टडी करना, यानी कि एक पार्टिकल को फिक्स कर लेते हैं हम लोग और फिर उसकी पोजीशन वेरी करती है और टाइम वेरी करता है। तो ये हम लैग्रांज अप्रोच से इस पार्टिकल की मोशन को स्टडी करें। इसी तरह हम इसकी भी कर सकते हैं, इसकी भी। जबकि इसके एज कंपेयर हम आयलर के अंदर क्या करेंगे, आयलर के हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर यूं फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। फ्लूइड पार्टिकल्स में से हम एक स्पेस में एक जगह फिक्स कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये स्पेस में मैंने जगह फिक्स की, मैं बोलूँगी जो भी पार्टिकल इसके अंदर एंटर हो और जो भी यहाँ से निकले उन तमाम को मैं स्टडी कर लूँ, ठीक है। एक हम लोग इसमें फिक्स कर लेते हैं, क्या पोजीशन हमारे पास वेरी नहीं हो रही, ये हमने फिक्स कर लिया, जबकि टाइम तो जाहिर बात वेरी हो रहा है यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास जो स्पेस में फिक्स पोजीशन करना है, इसका ये बेनिफिट है कि इसमें से जो भी पार्टिकल आएगा इस जगह पर, समझे अगर यहाँ पे एक चिप लगी हुई है तो वो उस पार्टिकल के बारे में हमें सारी स्टडी दे देगा। हम उसके बारे में टोटल स्टडी कर लेंगे जो पार्टिकल इस जगह से गुजरेगा। अब इसको अगर हम और प्रिसाइज कर लें तो हम कहेंगे कि ये जो हमने स्पेस बनाई हुई है, इसको हम स्पेस भी नहीं, ये जो हम फिक्स पोजीशन कर रहे हैं इसको हम बिल्कुल एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और इस पॉइंट में से जितने भी पार्टिकल्स मूव करेंगे, इसको जितने भी इसमें से गुजरेंगे, जितने भी इसके अंदर एंटर होंगे, उनकी तमाम की प्रॉपर्टी को स्टडी कर लेना। यानी कि जो भी पार्टिकल इस एक स्पेस के इस एक नुक्ते से गुजरेगा उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम स्टडी कर लेंगे। तो ये हमारे पास आयलर अप्रोच है। तो इसके अंदर ना तो हमें कोई इनिशियल पॉइंट लेना पड़ा है कि हमारा ये इनिशियल पॉइंट है, और ना ही हमें अलग अलग हर पार्टिकल को स्टडी करना पड़ा। तो हम इस तरह से ढेर सारे पॉइंट फिक्स करके डिफरेंट जगहों के ऊपर क्या कर लेंगे, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को स्टडी कर लेंगे। तो ये हमारे पास आती है आयलर अप्रोच और ये हमारे पास आ जाती है लैग्रांज अप्रोच। तो हमारे फ्लूइड के अंदर हम आगे जितनी भी यूज करेंगे वो हम करेंगे आयलर,
ठीक है। अब हमने इनकी जो ये पढ़ी हैं डिटेल में, इसको देखा ये क्या है। अगर हम इसको इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, मैं आपको शो करवाती हूँ कि आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। शुरू में आपके पास ये इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि काइनेमेटिक्स है क्या, और उसके बाद हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। वी फिक्स ओवर अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल एंड फ्लो इट्स मोशन थ्रू आउट इट्स कोर्स। क्या कहते हैं कि हम एक अपनी फिक्स कर लेंगे अपनी अटेंशन किसी एक पार्टिकल पर, और फिर उसकी तमाम जितना भी ये थ्रू इट्स कोर्स मतलब उसका जितना भी पाथ बनेगा जहां जहां से वो मूव कर रहा है उसके दरमियान हम उसकी मोशन को स्टडी करेंगे। ये हमारे पास है लैग्रांज की डेफिनेशन, और वो इसमें ये बता रहा है कि हम इसके अंदर एक पार्टिकल को जो है फिक्स कर लेते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन को, और उसके बाद जब वो मूव करता है फिर उसकी एक जो फाइनल पोजीशन आती है वो भी पिछली वाली पोजीशन पर डिपेंड कर रही होती है। और इसको इसने वेक्टर्स बनाकर हमें एक पॉइंट लेकर स्पेस में शो भी किया, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता रही थी, ये थी हमारे पास लैग्रांज की डेफिनेशन, और इसी तरह ये हमारे पास ये आयलर की डेफिनेशन। The Eulerian method of specification is based on the technique of selecting a fixed point in space. किस टेक्निक पे बेस करता है, कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं हम occupied by the fluid, उसी फ्लूइड के अंदर से कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, and observing the changes in the properties of the fluid as it passes through the point. और जो भी उस पार्टिकल उस स्पेस के उस पॉइंट में से जो भी पार्टिकल पास करता है हम उसकी जो है प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जो भी उस पॉइंट में से गुजरेगा उसकी तमाम तर हमने जो है ना वो देख लेनी प्रॉपर्टीज क्या क्या आई हैं। तो इसके अंदर हमें कोई इनिशियल पॉइंट जो है वो लेना नहीं पड़ता, हमें ये नहीं पता वो किधर से आया कहाँ से आया, बस हमने उस पॉइंट के ऊपर देख लेना है कि हमारा जो है क्या चेंजेस हैं प्रॉपर्टी के अंदर। लेट एक्स वाई जी विद द कंडीशन ऑफ द फिक्स पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आर। कहता है वो जो हम एक पॉइंट फिक्स कर रहे हैं जिसके अंदर से हमने स्टडी करनी है उसको हम स्पेस में कहते हैं वो एक्स वाई जी है हमारे पास। और हाँ मैं बोल रही थी कि यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और उसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो इसको हम किस तरह से स्पेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, अब हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं दोनों को सेपरेट सेपरेट। पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं लैग्रांज के लिए, और फिर मैं आपको इसके लिए बताती हूँ दूसरे के लिए आयलर के लिए। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हम स्पेस में एक पॉइंट ले रहे हैं, ये अगर हमने स्पेस में पॉइंट लिया है ठीक है, तो जाहिर बात उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जी किसी एक टाइम टी पर। तो मैं कहती हूँ इसका ये पार्टिकल पी है और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जी टी पर, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ये पार्टिकल कुछ देर के बाद यहाँ से मूव करके इधर पहुंच जाता है, तो इस जगह पर भी इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये पी डैश पर पहुंच गया, और यहाँ पे भी इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास, वो होते हैं एक्स वाई जी टी। अब सेम पॉइंट्स तो नहीं है ना, इनको डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर जो है हम नॉट लगा लेते हैं किसी एक टाइम पर इस जगह पर और किसी एक टाइम पर इस जगह पर। हमने ये पोजीशन शो कर दी है उनकी, और इनके लिए हमने पोजीशन वेक्टर शो कर दिए कि ये हमारे पास है आर नॉट और ये हमारे पास है सिंपल आर। तो वो कह रहा है कि इस पॉइंट पर जब हमारा फ्लूइड पहुंचा है, जो उसने डिस्प्लेसमेंट लिया है, उसकी जो हमारे पास डिपेंडेंस है वो किस पर आएगी कि ये इस पोजीशन वेक्टर को हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा हमारे पास किस किस पे डिपेंड करेगा, आर नॉट टी पर। यानी कि जो हमने पोजीशन वेक्टर लिया है इस जगह से इस जगह पर, इसने जो मोशन ली है उसमें ये जो आर है हमारा इसके इनिशियल आइडेंटिटी यानी उसकी इनिशियल पॉइंट पर भी डिपेंड करता है। ये जो आर है ये हमारे पास उसके इनिशियल्स पे भी डिपेंड करता है, जबकि इसके एज कंपेयर अगर आप आयलर में देखें तो हम कहते हैं कि जो आर है हमारा वो सिंपल डिपेंड करता है किस पे, आर और टी पे, क्योंकि हम सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे होते हैं और उसी के हम फिक्स पॉइंट ले लेते हैं कौन से एक्स वाई जी कोमा टी, और उसमें से गुजरने वाली चीज़ों को हम जो है स्टडी करते हैं। तो अगर मैं अब इस आर नॉट और आर को बताना चाहूँ ये क्या है, तो मैं बता सकती हूँ आर नॉट किस किस चीज़ पे आगे फर्दर डिपेंड करता है। इसके जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये उन पे डिपेंड कर रहा होगा। ये हमारे पास है एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट टी। तो अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ, इसको बताना चाहूँ कि आर नॉट मेरे पास क्या है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आर नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट आई
वाई नॉट जे प्लस जी नॉट के। मतलब अगर आप इस पॉइंट को ना ही देखें बीच में, सिर्फ ये देखिए हमारा जो आर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर नॉट और टी पर। तो आर नॉट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे जी नॉट के। इसी तरह हमारे पास जो आर सिंपल है वो क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। यानी कि आर डिपेंड कर रहा है इस पर और इस पर, और आगे जो आर नॉट है उसके ये पोजीशन वेक्टर हैं, जो सिंपल आर है उसके ये उसका पोजीशन वेक्टर हमें नजर आ रहा है जब हम इसको ओपन करके लिखते हैं। तो ये इन तीन जगहों पर स्पेस में हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो देखें अगर हम सिंपल एक आर की बात कर रहे हैं तो वो फिर लीनियर तो नहीं रहा ना, उसमें तो दो तरह के वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए। एक तो वो खुद एक्स वाई जी पर है और एक फिर फर्दर वो एक्स वाई नॉट जी नॉट पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास जो लैग्रांज देता है अप्रोच, वो जब एक्सप्रेशन एंड में बनाता है तो उसके अंदर डबल वेरिएबल आने की वजह से उसके अंदर लिनियरिटी नहीं रहती। डबल वेरिएबल होने की वजह से इसको अगर हम खोल कर लिखना चाहें तो ये आर ऐसा बन जाता है फिर कि आर डिपेंड कर रहा है एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, ठीक है। यानी कि मैंने आर नॉट की जगह उसकी वैल्यू रख दी ये मेरे पास आर नॉट था, उसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये बन गया। अब अगर फर्दर बताना चाहूँ एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट जो है ये किस तरह से एक्स वाई जी को अपने इन्वॉल्व करेंगे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इस मेरे पास इस जगह पर ये एक सिंपल एक्स है वो भी इन सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है, जो वाई है वो भी इन सब कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, जो जी है वो भी इन सब कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे, यानी एक्स जो है वो फर्दर किन का फंक्शन है, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट और टी का। इसी तरह वाई फर्दर किसका फंक्शन है, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट और टी का, और z किसका फंक्शन है, ये भी इसी तरह इन्हीं सभी चीज़ों का फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। और अगर मैं इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको अगर इसका फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं जो x है वो किसके इक्वल आ गया, f1 x नॉट वाई नॉट जी नॉट टी। तो पहले हमने पढ़ा कि r इसके इक्वल है, उसके बाद हमने r को लिख कर बताया ये इसके इक्वल है, हमारे पास जो आर नॉट है वो इसके इक्वल है, आर इसके इक्वल है, और उसके बाद हमने एक एक एक्स वाई जी की डिपेंडेंस भी बताई किस पे डिपेंड करता है। तो ये तो हमारे पास है लैग्रांज की मैथमेटिकल अप्रोच जो आपको यहाँ शो करवाती हूँ। ये देखिए ये सारी हमारे पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास उसके बाद फर्दर जब इसकी डिस्प्लेसमेंट लिखी तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। वेलोसिटी कैसे है, जो आर है उसका विद रिस्पेक्ट टू टी हम लोग डेरिवेटिव ले लें तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह वेलोसिटी का हम जो है डिस्प्लेसमेंट का डबल टाइम डेरिवेटिव ले लें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हमने मोशन में तीन चीजें बतानी थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट हमने पहले बता दिया ऊपर सारा डिटेल में, यहाँ पर ये सारा हम डिस्प्लेसमेंट बता के आएंगे, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है, और जो यहाँ पे हमने बता दिया वो हमने बता दिया है कि इसकी वेलोसिटी ये है और इसका एक्सेलरेशन ये है। अब अगर हम इसकी वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट सेपरेट बताना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको x के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट कर देंगे x y z में। तो ये पहला कंपोनेंट वेलोसिटी का u, दूसरा v, तीसरा w। तो पहला बन जाएगा dx ओवर t, दूसरा dy बाय t, तीसरा dz ओवर t। और एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारे पास पहला कंपोनेंट ax, दूसरा ay, तीसरा az। तो इसी के पहले हम लोग d स्क्वायर r के तीन कंपोनेंट्स x y z में करके विद रिस्पेक्ट टू t उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये जब x निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू डी स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर डी स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर डी स्क्वायर जी विद रिस्पेक्ट टू टी। ये सारे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकल गए। इसके एज कंपेयर अगर हम चले जाएं आयलर में, तो आयलर में क्या है, मैंने बोला कि हम लोगों की इसमें तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करी, आर नॉट और टी पे। लेकिन अगर हम इसके मैथमेटिकल वर्क पे चले जाएं तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, आर और टी पे। आर जो हमारे पास इसकी इक्वल है, इसका मतलब जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो इस पे डिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ एच की जगह वेलोसिटी डाल दें, चाहे आप एक्सेलरेशन डाल दें, जो भी चीज़ यहाँ डाल दें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वेलोसिटी ही ऐड करते तो भी सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करिए, आर पे और टी पे, ठीक है।
एक पोजीशन ली है और उसमें से गुजरने वाले पार्टिकल्स की हम कुछ भी स्टडी कर सकते हैं, कोई भी उसकी हम प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं। तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, एक्स वाई जी पे। तो कह रहे हैं ये जो वेलोसिटी है वो यू वी डब्ल्यू किसके कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ एक्स वाई जी टी, इसमें कोई नॉट आपको नजर नहीं आएगा। इसको आप मैथमेटिकली F1 के फंक्शन में भी लिख सकते हैं। अब इन द एंड यहाँ पे जो ये नोट दिए हुए हैं इसके अंदर ड्रॉबैक और बेनिफिट्स दिए हुए हैं इस सारी थ्योरी में। तो मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि इसके हमारे पास ड्रॉबैक्स और बेनिफिट क्या है दोनों के। जो लैग्रांज है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो इसका है ड्रॉबैक है वो पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है वो लीनियर नहीं रहता, नॉन लीनियर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व जाते हैं, एक एक्स वाई जी और एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। ठीक है, तो फिर जिसकी वजह से ये मेथड जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं है, ये इसका सीरियस ड्रॉबैक है। और इसका बेनिफिट हमारे पास ये है कि हम लोग जो हैं वो सारी थ्रू आउट द हिस्ट्री, एक पार्टिकल की पीछे से सारी हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है हमारे पास। तो यहाँ पर ये दोनों लिखे हुए हैं। और जो आयलर है उसका हमारे पास ड्रॉबैक और बेनिफिट, और थर्ड में बल्कि ये बताया हुआ है कि हम जो है अपने फ्लूइड डायनेमिक्स में इसी को यूज़ करते हैं। और इसका ड्रॉबैक ये है कि हम उसकी हिस्ट्री नहीं स्टडी कर सकते पार्टिकल की, पीछे से वो कहाँ से आया है, किस तरह आया, लेकिन हम उसकी उस टाइम पे सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं उस एक पॉइंट पर कि हमारे पास क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है। और इसका बेनिफिट हमारे पास ये कि हमारे क्योंकि सारी डिपेंडेंस सिर्फ एक पॉइंट पर होती है, उसी में से गुजरने वाले पार्टिकल्स मूव होते हैं, तो वो सिर्फ एक्स वाई जी पर ही डिपेंड करते हैं। तो ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बल्कि लीनियर एक्सप्रेशन आता है। तो ये इसका बेनिफिट भी हो गया, ड्रॉबैक भी हो गया, और हमने थर्ड में ये बता दिया कि हम इसको अपने डायनेमिक्स में यूज़ करेंगे। ये तो था हमारा लैग्रांज का और आयलर का इंट्रोडक्शन, और इनमें क्या डिफरेंस है, हम कौन सा यूज़ करेंगे। अब है इनका आपस में रिलेशनशिप बिटवीन लैग्रांजियन एंड आयलेरियन मेथड। पहले लैग्रांज से आयलर का हम लोग रिलेशन बनाएंगे, और देन जो है हम आयलर से लैग्रांज का रिलेशन बनाएंगे। इन रिलेशन को ये मैथमेटिकली यहाँ से समझें या फिर प्रैक्टिकल डायरेक्ट हम एग्जांपल से समझ लें, तो दोनों जो हैं वो मेथड ठीक हैं। तो हम इसको ऐसा करते हैं, डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन समझते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है द मोशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इन लैग्रांज सिस्टम इज गिवन बाय। ठीक है, ये आपको एक एक्स वाई और जी में एक लैग्रांज सिस्टम के अंदर आपको फ्लूइड की मोशन दी हुई है। ठीक है, आपने करना क्या है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इन द आयलरियन सिस्टम। कह रहा है इसको इस लैग्रांज अप्रोच से शिफ्ट करके आयलर में लेके जाओ, और आयलर में भी हमें क्या क्या बताना है, वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो फिर हमें क्या रिक्वायर्ड, हमने क्या निकालना हुआ, हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक्स वाई और जी, और x में वैल्यू दी हुई है x नॉट प्लस वाई नॉट टी प्लस जी नॉट टी स्क्वायर, देन वाई नॉट प्लस जी नॉट टी प्लस एक्स नॉट टी स्क्वायर। इसी तरह जी की वैल्यू दी हुई है जी नॉट प्लस एक्स नॉट टी प्लस वाई नॉट टी स्क्वायर। हमें एक्स वाई जी दिया है और हमसे डिमांड कर लिया है वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, जो कि आपको पता है क्या होते हैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, यू वी डब्ल्यू, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, यू वी डब्ल्यू। और आयलर के अंदर एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट नहीं होते, तो इट्स मीन हमें जो यू वी डब्ल्यू निकालना है वो किस पे डिपेंड हो, ओनली एक्स वाई जी और टी पर, एक्स वाई जी और टी पर, इस तरह। ठीक है, ये तीनों हमें फाइंड करने हैं और ये डिपेंड इन पे कर रहे हो। तो ये हमारा टारगेट है कि हमने अपने एक्स वाई जी को यहाँ से चेंज करना है इसमें। अगर तो हमने इसको लैग्रांज में रखना होता और हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने होते तो ये बहुत इजी होता। हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले लेते हैं, किसका, dx का, विद रिस्पेक्ट टू हम इसका t डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो क्या है ये, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं ये हमारे पास u के इक्वल होता है। इस तरह y का ले लेते तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, v के। और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू z का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास w आ जाएगा। यानी कि अगर हम इनके डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं तो वेलोसिटी तो हमारे पास आ जाती है, लेकिन उस जब हम वो लेते हैं तो उसमें x नॉट वाई नॉट जी नॉट रिमूव नहीं होते,
हमें वो भी रिमूव करनी है, तभी हमारा लैग्रांज से आयलर में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग पहले का लेते हैं डेरिवेटिव, बोलें क्या डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, जब हम इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्लियर है हमारे पास टी नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे टी है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास y0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t z0। इसी तरह नेक्स्ट वाले में भी हमारे पास जो बढ़ जाएंगे बचेगा z0 प्लस 2tx0, और लास्ट वाले में w वाले में हमारे पास बच जाएगा x0 प्लस 2ty0। अब इसमें से ये रिमूव करना हो, यानी कि हमें y0 और z0 और x0 और y0 इन वैल्यूज को यहाँ से रिमूव करना है, तो u v w में से ये गायब हो जाएंगे। तो आपने छोटी क्लासेस में इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका देखा हुआ है कि आपके पास 1 2 3 इक्वेशंस हैं, x और x नॉट, y और y नॉट, z और z नॉट में वो गिवन है, यानी कि हमारे पास सभी चीज़ें मौजूद हैं। हमें सिर्फ यूज़ करना है कि क्या हम टेक्निक इस पे लगाएं जिस पे से हम एक ऐसी इक्वेशन डेवलप कर सकें, एक ऐसा एक्सप्रेशन डेवलप कर सकें जिसके अंदर हमारे पास y नॉट z नॉट की वैल्यू आ जाए, लेकिन उसमें सिर्फ x y z हो। यानी हम ये 3 इक्वेशन को नाम दे लेंगे 1 2 3, और इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे कि हम इसमें से वैल्यू निकाल पाएं x नॉट की, y नॉट की, z नॉट की। तो आप डिफरेंट मेथड यूज़ करते थे, कहीं पे आप कंपैरिजन करते थे, कहीं पे जो है आप लोग सब्स्टिट्यूशन करते थे। तो जो भी मेथड आप चूज़ करना चाहें, आपने ये चूज़ करके इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो है वो आंसर निकाल कर हमारे UVW में रख देना यहाँ पे इन जगहों पर। तो हमने ये 3 आंसर्स निकालने, इसका जो है मेथड मैं आपको एक गाइड कर देती हूँ, बाकी आप उसी हेल्प से इसको करेंगे। अगर आप ऐसा करें कि जो हमारी इक्वेशन नंबर मौजूद है हमारे पास, जो भी एक x की इक्वेशन दी हुई है, इसी तरह एक y की इक्वेशन दी हुई है, तो अगर आप पहली 2 इक्वेशन को यूज़ करें तो उसमें देखेंगे हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 है उसके अंदर ये y0 t है, लेकिन यहाँ पे ये y0 है। अगर मैं यहाँ पे इसको t से मल्टीप्लाई करूँ तो ये y0 इसमें से रिमूव होकर कट जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ किस एक्सप्रेशन में रह जाएंगे, हमारे पास एक उसमें से एटलीस्ट y0 रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई टी, यानी कि पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो एक जवाब आएगा। इसी तरह फिर हम दूसरी वाली इक्वेशन में से तीसरी वाली इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जवाब आएगा। इसी तरह हम तीसरी वाली इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो एक जवाब आएगा। ये जो हमारे पास रिलेशन आएंगे, उनके जो आंसर हमारे पास आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, x माइनस वाई टी इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 माइनस टी क्यू। ये हमारे पास रिजल्ट आता है। तो यहाँ से हम इजीली एक्स नॉट की वैल्यू निकाल नहीं सकते, ये देखें, ये एक्स नॉट की निकली। इसी तरह जो दूसरा एक्सप्रेशन आएगा वहां से वाई नॉट की निकल जाएगी, जो तीसरा आएगा वहां से जी नॉट की निकल जाएगी। फिर यही एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट जो है हम अपनी इस यू वी और डब्ल्यू में रख देंगे। तो हम लोग लैग्रांज से आयलर में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो यू वी डब्ल्यू आएंगे उनमें सिर्फ एक्स वाई और जी होगा। ठीक है, तो ये था लैग्रांज से आयलर में शिफ्ट होना। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर, ये सारा मेथड यहाँ पे आपके पास गिवन है बुक में। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें क्या किया, फॉर अ 2 डायमेंशनल फ्लो द वेलोसिटी कंपोनेंट्स एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड, यहाँ पे हल्का सा मिसिंग है, बी एक्सप्रेस्ड इन आइलेरियन कोऑर्डिनेट्स, या मे का वर्ड होगा, मे बी एक्सप्रेस्ड इन आइलेरियन कोऑर्डिनेट्स बाय यू एंड वी, डिटरमाइन द लैग्रांज कोऑर्डिनेट्स एज फंक्शंस ऑफ द इनिशियल पोजीशन x नॉट एंड y नॉट एंड द टाइम t। पीछे वाले में हमने क्या किया था कि x नॉट y नॉट को रिमूव करके x y में लेके गए थे। यहाँ पे अब हमें ये u v में गिवन है, हमें इसे लैग्रांज में लेके जाना है। लैग्रांज में हम लोगों ने इसको इनिशियल फंक्शंस की सेंस में शो करना है। ठीक है, तो हमें अपने जो हमने वैल्यूज निकाल हैं लास्ट में x और y की, उसके अंदर x नॉट y नॉट इन्वॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल उस न्यूमेरिकल के एज कंपेयर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें से हम एक चीज को रिमूव कर रहे थे, इसमें हमने एक फैक्टर को ऐड करना है।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नहीं, काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा, इसकी टेक्निक्स डिफरेंट हो जाएंगी। तो अगर आपने मेथड की क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप ये क्वेश्चन को इजीली समझ जाएंगे कैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दी हुई है उसको u को जो है dx/dt की फॉर्म में लिखा है और v को जो है वो dy/dt की फॉर्म में लिखा है। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना शुरू करें तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी। देखिए dx/dt और एक dy/dt, यानी अलग अलग दो इक्वेशंस बनेंगी। इन दोनों की भी डिफरेंशियल्स अलग अलग बनेंगी और फिर इनके ऊपर मेथड्स अलग अलग लगेंगे। और ये जो डिफरेंशियल्स बन रही हैं इनको जरा देखें डिटेल में साइड पर। गिवन में तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास u गिवन है और u है क्या x प्लस वाई प्लस 2t, और जो हमारे पास गिवन है v वो क्या है 2y प्लस t। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमने इस u को क्या लिख सकते हैं dx/dt, यानी कि अगर हम इस u को खोल कर लिखना चाहें तो इसकी जगह लिख सकते हैं dx/dt, और अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं dy/dt। बाकी ये चीज़ हमारे पास वैसे सेम नीचे आ जाएगी x प्लस वाई। मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, मैंने u को ओपन करके लिखा है कि हम u को इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसका यहाँ पे डेरिवेटिव ले देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। मैं तो u और v को जो है बता रही हूँ कि वो इसके इक्वल होता है dx/t और dy/dt। अब ये जो दो हमारे पास इक्वेशन बनी है, अगर हम इसको डिफरेंशियल में चेंज कर लें, इसको कैसे चेंज करेंगे डिफरेंशियल में, यहाँ पे हम ये कह लेंगे कि जो हमारे पास d/dt है ये किसके इक्वल है कैपिटल D के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2t। तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन के अंदर से सिर्फ t इस साइड पे रहने दूं और x y को इस साइड पे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा dx प्लस वाई, सॉरी ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस x माइनस वाई और यहाँ आ जाएगा 2t। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ x को तो क्या बन जाएगा पीछे d माइनस 1, यहाँ से x कॉमन आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2t। जैसे हमने इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है वैसे ही हम y के लिए भी लिख लेंगे। तो वहाँ पे वो हमारे पास बन जाएगी सॉल्व करने के बाद d माइनस 2 y इज इक्वल टू t। अब इन दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, जिनके लिए हमने क्या निकालनी है अपनी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करवा रही हूँ। उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है u और v और उन्होंने कहा है आपने वैल्यू निकालनी है x और y की। हम लोगों को आइलर में दिया हुआ है, हम लोगों ने लंग्रांज में मूव करना है। हमने x और y की वैल्यू x0 और y0 के टर्म में निकालनी है। तो हमें इसके लिए सोल्यूशन निकलेगा x के लिए और इसके लिए सोल्यूशन निकलेगा y के लिए, जिनके अंदर x0 और y0 ऑलरेडी होंगे। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट हम पहले इसको चूज कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको हम चूज करते हैं, देखेंगे किस टाइप की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास जो है लीनियर है, लीनियर इक्वेशन तो है। मेरा पूछने का मतलब था हमने मेथड के अंदर इसको सॉल्व किया हुआ है ना इस इक्वेशन को। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस वो होती है जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स के साइड पे जो जगह है यहाँ पर जीरो हो जाता, कोई और वेरिएबल यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे वैल्यू जब नॉन होमोजीनियस हो गया, इधर भी हमारे पास आ गया कोई ना कोई वेरिएबल की फॉर्म में हम चले गए, तो फिर इसके दो सॉल्यूशंस निकलते हैं। एक का नाम होगा हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरे का नाम होगा हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो हम इधर वाले के लिए सॉल्व करेंगे ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री होगा और जो इधर वाले के लिए करेंगे वो पर्टिकुलर होगा, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप पहले से मेथड में पढ़ चुके हैं, तो उनकी तो मैं डिटेल नहीं करूंगी वो कैसे निकालते हैं। यहाँ से जो आपके निकलेंगे, इसी तरह y के लिए भी हमारे पास ये भी नॉन होमोजीनियस है, इसका भी हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालेंगे और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हम लोग जो है अपनी कम्प्लीमेंट्री के लिए इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे
तो इसके डिफरेंट मेथड हैं, हम किस मेथड से इसका सोल्यूशन निकालें। तो यहाँ पे जो बुक में यूज़ किया वो क्रैमर रूल से इसका सोल्यूशन निकाला हुआ है। तो हमें इसके दो रूट्स मिलते हैं। यहाँ पे एक रूट होता है हमारे पास 1 और एक रूट आता है हमारे पास 2। जब 2 रूट्स आते हैं तो हमें पता है हमने 2 रूट्स देखने होते हैं कि वो रूट्स किस तरह के हैं, उनकी नेचर कैसी है। पहले हमने देखा कि ये तो हमारे पास रियल है, इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। 4 केसेस होते हैं ना, एक तो रियल और रिपीटेड होता है, एक होता है रियल लेकिन नॉन रिपीटेड, एक होता है इमेजिनरी और रिपीटेड, और एक होता है कि हमारे पास इमेजिनरी लेकिन नॉन रिपीटेड। तो ये इमेजिनरी तो है ही नहीं, लास्ट 2 केसेस तो है ही नहीं। फर्स्ट 2 केसेस में से ये हमारे पास रियल हैं और रिपीटेड नहीं है, नॉन रिपीटेड। तो ये केस 2 बनता है। केस 2 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना। तो ये आ जाएगा हमारे पास C1 e की पावर t प्लस, यानी कि यहाँ हम एक्सपोनेंट में t के साथ वो लिखते हैं जो हमारे पास रूट निकला होता है। तो हमारे पास रूट यहाँ पर 1 था तो यहाँ 1 रिप्लेस हो गया। फिर सेकंड है t2 e पावर 2t, t लगना है लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे रूट क्या है 2, तो वहाँ पे 2 लग जाएगा। तो ये इसका हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाला है। इसी तरह हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए भी हम लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स जो पढ़ी हुई हैं उनमें से हम एक यूज करेंगे। जो यहाँ पर यूज होगी वो जो इस तरीके से हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगी, उस पर डेरिवेटिव वाला मेथड लगेगा। आप लोगों ने ये किया होगा, इसको मैं फुल नहीं डिटेल में करवा रही दोबारा से। वो करने के बाद यहाँ से आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। जब आपके पास कम्प्लीमेंट्री भी निकल जाएगा, पर्टिकुलर भी निकल जाएगा, तो आप इनको ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास x की फॉर्म में जवाब आ जाएगा। ये जो सारी टेक्निक हमने एक इक्वेशन के लिए यूज की है, फिर इसको हम सेकंड के लिए यूज करेंगे। इसमें भी हम कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर निकालेंगे, फिर एंड में y निकालने के लिए कम्प्लीमेंट और पर्टिकुलर को ऐड कर देंगे। बुक में आपको शो करती हुई न्यूमेरिकल, देखिए यहाँ पर क्रैमर रूल निकाल के इसके रूट्स निकाल ले, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाला, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में इस टेक्निक की बात कर रही थी जिसमें हम लोग इसको देखते होते हैं कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले लेते हैं और फिर पहला, फिर उसका डेरिवेटिव, ये रेट ऑफ चेंज, सारे आपने मेथड में तरीके किए हुए हैं। ये एक अलग पूरा मेथड है इसलिए मैं बता नहीं रही यहाँ पर। फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर को, तो x आ जाएगा। इसी तरह जब दूसरा करेंगे तो y आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि हमने x और y निकाल लिया लेकिन इसमें x नॉट तो y नॉट एंटर ही नहीं हुआ, तो वो कैसे एंटर होगा, चलें बताएं जरा। अच्छा, अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकला है ये है y और x का, दो एक्सप्रेशन निकले। ऊपर हमारे पास ये x में निकला हुआ है, ये x में निकल गया हमारे पास, और ये y में निकल गया। इसके अंदर अब x नॉट और y नॉट इन्वॉल्व करना है तो हमें c1 और c2 की वैल्यूज निकालनी होगी। तो ये वैल्यूज निकालने के लिए हमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस गिवन होती हैं, तो हम अपने न्यूमेरिकल के अंदर पुट करके इनकी वैल्यूज निकाल देते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी उन्होंने गिवन नहीं दिया, अब हम खुद से इनिशियल कंडीशन बना लेते हैं कि टाइम 0 के ऊपर हमारे पास x जो है x नॉट है, y जो है y नॉट है। तो इन कंडीशंस को हम अपनी x और y में रखेंगे और वहां से हमारे पास वैल्यूज आएंगी C1 और C2 की, इनको सॉल्व करने के बाद ये C1 और ये C2 जब आप रखेंगे तो इजीली आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं। तो ये हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू हम वापस जो है इक्वेशन नंबर 2 और 4 में रखेंगे। जैसे यहाँ पे C2 की जगह रखेंगे, वहां पे जो हमारे पास आया वहां रखेंगे, तो हमारे एक्सप्रेशन के अंदर x नॉट और y नॉट डेवलप हो जाएगा, जो कि हमने करना था। यही हमारा टारगेट था कि हमने इसको आयलर से लैग्रांज में लेके जाना है। तो सोल्यूशन तो हमने पहले भी निकाल लिया था जब हम लोगों ने लैग्रांज से आयलर में जाना था, लेकिन उसमें हमें कुछ एंटर नहीं करना था, रिमूव करना था। तो हमने 3 इक्वेशंस को आपस में डील किया और वहां से x नॉट y नॉट z नॉट रिमूव कर दिए थे। इसमें जो है हमने सोल्यूशन निकाला है, इसमें जो है हम आयलर से लैग्रांज में जा रहे हैं, हमें x नॉट y नॉट z नॉट डालना है। तो ये बात याद रखनी होगी कि हमें C1 और C2 की जगह पे इनिशियल कंडीशन को डालकर इनकी वैल्यूज को x नॉट और y नॉट में लेकर जाना है और फिर एक्सप्रेशन में डाल देना, तो हमारे ये x और y एक्सप्रेशन आ जाएंगे। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा,
यानी कि पहले आप इनकी इक्वेशंस डिफरेंशियल बनाएंगे, देन इनको सॉल्व करेंगे, फिर इसका कम्प्लीमेंट्री पार्टिकल करेंगे, फिर इसका कम्प्लीमेंट्री पार्टिकल करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, फिर इन द एंड वापस इनिशियल कंडीशन लगाएंगे और फिर इसके आंसर्स निकालेंगे। तो मे बी अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो वो इस तरीके से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ यू दे दूं, वी दूं ही नहीं, और इसके लिए ही बोल दूं कि मुझे जो है वो आयलर से लैग्रांज में मूव करें, तो सिर्फ क्या करना होगा, यू की ही इक्वेशन सॉल्व करके आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, वहां से आप कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, वहीं से आप पर्टिकुलर निकालेंगे और उसे ऐड करके आंसर दे देंगे कि ये हमारा जो है वो एक्स निकल गया। और मैं ये नहीं बोलूं कि आप इसको जो है एंड में एक्स नॉट और वाई नॉट पे भी आंसर निकालें, मैं सिंपल कह दूं कम्प्लीमेंट्री या पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालें, या फिर मैं आपको सिर्फ वाई दे दूं, मेरे को इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालें। तो डिफरेंट मेथड से ये क्वेश्चन दिया जाता है। फुल कंप्लीट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये एटलीस्ट आपके 30 मिनट्स है वो ले जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक पार्ट निकालने को दे दूं कि फॉर यू और फॉर वी के एक्सप्रेशन में से मुझे सिर्फ इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल के दो, इसका कम्प्लीमेंट्री बस, और मैं कुछ डिमांड ही नहीं करूं, तो ये क्वेश्चन की डिमांड पे कि पेपर में आपको किस तरीके से आता है। ठीक है जी मैम।